कैसे हो विद्यार्थी मित्र? मैं कुमुद पटेल केजीपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी द्वितीय भाषा में तीसरा काव्य जो कि है पुरानी चीज़ों के पक्ष में वह लेकर आई हूँ। आज हम तीसरा काव्य सीखेंगे। यहाँ जो ये काव्य है उसके जो कवि हैं वो है राजेश जोशी। तो कवि ने हमें क्या कहा है कि पुरानी चीज़ों के पक्ष में जो टाइटल है, यानी पुरानी चीज़, यानी एक वाक्य में मैं कहूँ तो ओल्ड इज गोल्ड, जिसे हम कहते हैं कि जो पुराना है वो बेस्ट है। ओके, कहने का मतलब है कि कवि ने जो हमें यह काव्य दिया है इसका प्रयोजन क्या है कि हम जितने आधुनिक बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा देश या विश्व, पूरा देश या विश्व की बात होती है यहाँ पे, कि जैसे जैसे आधुनिकता में हम आते जा रहे हैं, हम 21वीं सदी में जब जी रहे हैं तो हमें पता है कि 21वीं सदी के अंदर वैज्ञानिक तौर से हम कितने आगे हैं। तो जब हम इतने आगे पहुंच गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे हमारे जो छूट गया है, यानी कि हमारी प्राचीन संस्कृति, पुरानी चीज़ें, जिसका महत्व होना चाहिए वह महत्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो कवि ने हमें यह काव्य देने का प्रयोजन यही किया है कि हम भले कितने ही आगे निकल जाए, कितनी भी आधुनिकता का हम आविष्कार कर लें, नई नई खोज हो जाए, मगर जो पुरानी चीज़ है जिसका अपने जीवन में बहुत ही महत्व है वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह हमें काम में आता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण यह काव्य में हमें दिए गए हैं कि जिसके बदले में हमें पता चलता है कि कैसे हम हमारी पुराने चीज़ और जो आधुनिक चीज़ें हैं उन दोनों की साम्यता कर सकते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ हम जो पीछे छोड़ रहे हैं, हम जो पीछे हमारी संस्कृति हो या हमारी सभ्यता हो, हमारी रहनी कहनी हो, परंपराएं हो, कोई भी चीज़, ये नहीं कहा है कि यहाँ खाली वस्तु को ध्यान में लेना है, हमें सभी कुछ को ध्यान में लेना है। हम पहले देख सकते हैं हम सादा सरल जीवन जीते थे, अब उसमें भी आधुनिकता है। हम देख सकते हैं कि पहले हम पत्र के द्वारा काम करते थे, तो हम अब देख सकते हैं कि एक ही हम विश्व में कोई भी आदमी के साथ अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी देश के व्यक्ति के साथ अगर बात करना चाहते हैं, एक मोबाइल उठाया, नंबर डायल किया और बात हो गई, या वीडियो कॉलिंग हो गया। तो वो क्या है? आधुनिकता है। जो काम हम महीने, 1.5 महीने के अंदर कर सकते थे वो काम हम आज घंटे के अंदर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? आधुनिकता है। यानी कि हमारी जो जीवन जरूरियात की जो चीज़ें हैं उसमें हम देख सकते हैं कि हमें सरल जीवन जीने को मिल रहा है। पहले हम देख सकते थे कि घर के अंदर बिजली या पंखा, इतनी ही सुविधा हमें मिल रही थी। अब आप देख सकते हो एसी में बैठ सकते हैं हम आराम से घर में, फ्रिज की सुविधा, टीवी की सुविधा और अनेक प्रकार की सुविधा अभी घर में भी हमें मिल रही है। मगर कवि हमें वह बताने का प्रयत्न करते, इतनी सारी चीज़ें हमें जब मिल रही है, तो जब मिल रहा है तो कुछ ना कुछ बुरा भी हो रहा है, कुछ ना कुछ हम पीछे छोड़ते जाते हैं। तो क्या पीछे छोड़ते जाते हैं? हम देख सकते हैं कि एसी के रूम में हम बैठे हैं, मगर वो क्या कहा जाता है, 4 दीवारों के बीच में है, और ऐसी ही कुदरती यानी प्राकृतिक हवा के अंदर, कुदरती हवा के अंदर आप बैठे हो, तो हमें पूरा समस्त प्रकृति का जो आनंद है वो प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम बंधन में भी आ गए, बस हम अपने माहौल तक सीमित हो गए। कविता में उसका उदाहरण दिया गया है कि समाज में व्यक्ति कैसा स्वार्थी बनता जा रहा है, खुद का सोचता है। तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? एक दूसरों की मदद करो। भले आधुनिक हो गए, आधुनिक होने का मतलब क्या है? हम एक दूसरे से मदद करना छोड़ दें, बात करना छोड़ दें। आदमी आज तक तो स्माइल देना भूल गया है। तो सबका वजह क्या है? कहीं ना कहीं आधुनिकता आ गई। हम एक उदाहरण सिंपल सा दूं तुम्हें, तो कि अगर ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं
तो पहले ऐसा था, भारतीय संस्कृति की बात करें कि पहले ऐसा था कि अगर कोई दो आदमी कहीं पे भी मिलते हैं तो बहुत जल्दी उनका परिचय हो जाता था, बातें हो जाती थी। पूरे घर का कौन कितने रहते हैं, क्या करते हैं, उसकी माहिती भी हम दूसरों को इजीली दे सकते थे। ऐसा नहीं बोले कि देना चाहिए, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि अब अभी अगर आप ट्रेन में बैठ के जाते तो अपने क्या करते हैं, बस मोबाइल में अपने हैं, बाजू में कौन बैठा हमें पता ही नहीं चलता। यानी कुछ चीज़ें हमें जो आधुनिकता से मिली हैं तो उसका हमारे जीवन में जैसे हम एक हाशिए के अंदर आ गए, एक इमेज के अंदर हमारी जो प्रकृति है वो आके बैठ गई है, हम उससे आगे कहीं देख नहीं सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते। तो कवि ने हमें बताया है कि जितनी आधुनिक चीजें हैं उससे पुरानी चीजें का भी बहुत ही महत्व है। यह काव्य में हमें राजेश जोशी ने यह बताने का प्रयोजन किया है। तो विद्यार्थी मित्र, सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे कि कवि परिचय का प्रयोजन इसीलिए हमें करना चाहिए क्योंकि उनमें से हमारे हेतुलक्षी जो प्रश्न होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कवि परिचय। तो कवि परिचय हम देख रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कवि राजेश जोशी जो है प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनकी कविता में हम देखना चाहे तो उन भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा उन्होंने कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर भी कलम चलाई है। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया है। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविता के अनुवाद हुए हैं। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसका पहला कविता संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, दूसरा है मिट्टी का चेहरा, तीसरा है नेपथ्य में हंसी और चौथा है पंक्तियों के बीच में। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियों कपिल का पेड़, 3 नाटक अच्छे आदमी, जादू जंगल, टकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुई है। अब इतना सारा जब कवि ने सर्जन किया हुआ है तो हमें पता है कि उनको बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए होंगे। तो सबसे पहला सम्मान है शमशेर शेर सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हुए हैं राजेश जोशी। तो यह विद्यार्थी मित्रों क्या है कवि परिचय राजेश जोशी का। अगर यह काव्य की हम बात करें तो यह काव्य में क्या कहा है, तो देखो राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। इसके अलावा कहा जाए तो आधुनिक जो भाग दौड़ है, नई नई वैज्ञानिक हम उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही कुर्ता के जैसे माहौल में हम जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है तब हमारी प्राचीन मान्यताएं, प्राचीन वस्तुएं तथा प्राचीन जीवन दर्शन अपना अलग ही शाश्वत महत्व रखते हैं। इस कविता में मनुष्यता को बचाए रखने का प्रबल संघर्ष परिलक्षित होता है। तो अब हम काव्य देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त,
नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियां अनेक, उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। अब कवि ने हमें इतने अच्छे से ये बताया है कि कितनी ही बदल जाए ये दुनिया, यानी पहले ही लीटी में हमें क्या कहा है कि दुनिया कैसी है, परिवर्तनशील है। दुनिया में रोज ना रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो वो परिवर्तन जब होता है, क्योंकि प्रकृति निरंतर परिवर्तन करती है, हम देखते हैं कि हमारी 3 ऋतु है भारत की, तो 3 ऋतु के अनुसार हम देख सकते हैं कि परिवर्तन कैसे होता है। सब्जियों में देखो, अनाज में देखो, फल में देखो, तो वो सब में परिवर्तन है। साथ ही साथ वो परिवर्तन ऋतुओं में जो हो रहा है, वो ऋतुओं के परिवर्तन का असर सीधा मानव जीवन पे भी होता है। कि जो त्योहार है, धर्म के अनुसार त्योहार को जैसे मनाया जाता है, तो वो सभी का रीजन भी क्या है, परिवर्तन है। ओके, तो यहाँ क्या कहा है कि नए नए परिवर्तन रोज होते जाते हैं। लोग नई नई चीजें को अपनाते हैं, कितने शौक से अपनाते हैं, कितने लोग अपने आप ही परिवर्तन होते ही जा रहे हैं। तो कवि हमें यह बताने का प्रयोजन यहाँ क्या है कि काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त, यानी कि हम कितने भी परिवर्तनशील युग में जी रहे हैं या जीते रहेंगे, मगर हमें हमारी जो पुरानी चीजें, क्यों ऐसा कहा है हमारी पुरानी चीजें, यानी कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि हम अगर नए नए शौक पनपते हैं या अपनाते हैं, हमारे जीवन में नए नए शौक का आविष्कार हम करते हैं। मैंने क्या कहा कि लोग क्या करते हैं, नई नई चीजों को अपनाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि नई नई चीजों को अपनाते हैं तो पुरानी चीजों को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते, ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि वह पुरानी चीज भी हमें उतनी ही प्रिय होती है। प्रिय होने के कारण हम क्या करते हैं, उसे नहीं कहीं त्याग नहीं करते, उसको भी हम साथ में लेके चलते हैं। क्यों कि वह कभी ना कभी हमें काम आने वाली है। तो कवि ने हमें उसके लिए एक उदाहरण दिया हुआ है कि नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। तो क्या कहा है यहाँ कि जो नानी है, तो उसके जो ज्ञानप्रद कहानियां हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आपको भी पता होगा कि आपकी नानी या दादी ने आप जब छोटे थे तब आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे, तो वो कहानियां क्या जीवन में कभी काम ही नहीं आने वाली। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो भी कभी कहीं ना कहीं हमें काम आता है। जैसे हम अभी तो कहते हैं कि स्कूल का जो पढ़ना है वो जीवन लक्ष्य हो गया है, यानी कमाई के एक साधन हो गया है, मगर उस पढ़ाई में भी कितने ऐसे विषय आते हैं जिनमें हमें बहुत सारे जीवन का मर्म, जीवन कैसे जीना चाहिए, उसकी राह हमें बताई होती है। तो वो जो सीखा है हमने, यानी कि दादी के पास से सीखा या नानी की कहानियों में से हमने जो सीखा है, वो कहीं ना कहीं जीवन में हमें उतना ही महत्व देती जाती है। तो और आगे हमको क्या कहा है कि दादी के जो नुस्खे हैं, यानी इलाज के नुस्खे, तो हम आज भी देखते हैं कि दादी के जो नुस्खे हैं वो हमें कभी ना कभी काम आते हैं। जैसे अब क्या होता है कि थोड़ा सा बीमार हुए, सर्दी खांसी या थोड़ा सा बुखार आता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। मगर हमारे घर में अगर दादा दादी है तो वो क्या करेंगे कि पहले घर में जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को लेकर हमें, या बुखार कम होने के लिए घर के अंदर जो चीज़ है जिसके द्वारा बुखार कम हो सकता है, खांसी सर्दी, जो जिससे थोड़ा सा हमें आराम मिल सकता है, वो देने का प्रयत्न हमें घर के अंदर ही करते हैं, यानी कि देते हैं। तो वो जो कभी पुराने ही नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर की दवा नहीं करनी चाहिए, कि
दादी के जो नुस्खे हैं वही हमें यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मगर हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक में मानने वाली संस्कृति है। और हमने देखा है कि हमारी संस्कृति में जो पूरा एक ग्रंथ है कि जिसमें पूरा आयुर्वेदिक ग्रंथ में हमें दवाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे तो जो पुरानी परंपराएं हैं या पुराने लोग हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो वो हमें हर हमेश के लिए वही ज्ञान देते हैं कि जिससे घर में ही कोई ना कोई उपचार हो जाए छोटा मोटा, वो पहले करवाते हैं। तो यानी यहाँ कहा है कि दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं वो कभी भूल नहीं सकते हम उसको, कभी ना कभी वो हमारे काम में आते। वो भले पुराने हो जाए, हम आधुनिक हो जाए, मगर वो जो पुरानी दादी के जो नुस्खे हैं वो अभी भी काम आएंगे। जैसे अगर सर्दी बहुत हो जाए तो हमें पता है कि दादी या नाना नानी जब घर में होते, हम छोटे थे, तो वो अजवाइन होते उसे पीस के लगाते या उसको एक पोटली बना के उसको सेक के हमें पोटली बना के देते, उससे सूंघना। तो उससे भी क्या होता है, सर्दी में खांसी में थोड़ी राहत होती है। तो ये सब क्या है, घरेलू नुस्खे हैं, तो वो कभी कम नहीं होते। और उसके बाद क्या कहा है, काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ, उनके किनारे बसी हमारी सभ्यता। कि यहाँ क्या कहा है कि कभी पुराने हो गए, वो जो नुस्खे हैं वो तो पुराने होने ही नहीं वाले। और उसके साथ कहा है कि वे हर युग में लोगों के काम आएंगे, आते रहेंगे। और इसी तरह सदियों पुराने जो हमारे पर्वत है, पहाड़ का शब्द समानार्थी शब्द होता है पर्वत, और जो नदियां हैं, जो नदी के किनारे बसी रची प्राचीन हमारी जो सभ्यता है वो कभी नष्ट नहीं होने वाली और ना कभी हो सकती है। उसकी याद लोगों को हमेशा रहेगी और वह हर युग में उनके काम आते रहते हैं। ऐसा है कभी कि अगर हम ऐसा कहते हैं ये बहुत पुरानी नदी हो गई, ये बहुत पुराना पहाड़ हो गया है, तो अब वो हमारे काम नहीं आने वाला। यानी हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, नदी के किनारे जो बसी हुई पहले मानव जाति थी, वो जो संस्कृति है वो हमें कभी काम नहीं आने वाली। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो सभी चीज़ें ऐसी हैं कि पुरानी होने के बावजूद हमें बहुत ही आवश्यक है। नदी, पहाड़, पहाड़ को हम भगवान के स्वरूप में देखते हैं, नदी को माता के स्वरूप में देखते हैं। तो ये सब हमारे धर्म के अंदर हमें उससे भगवान का नाम भी दिया है और उनको हम इतना मानते भी है, भले वो पुराने हो जाए। तो वो ऐसा तो नहीं है कि नदी, मान लो हमारे गुजरात में नर्मदा नदी, तापी नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो वो सब पुरानी हो गई तो आपको उसका पानी काम नहीं आने वाला, ऐसा है नहीं। वो सबका पानी अभी हम देखा जाए तो गुजरात में नर्मदा जो है वो हर जगह खेती के काम में, पीने के पानी के लिए, जहाँ कभी पानी ना था वहाँ तक नर्मदा नदी को ले जाया गया है। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को काम आ रही है। तो ये जो पुरानी चीज़ें वो हर वक्त हमें काम आनी है। यही बात हमें कवि ने इस पंक्ति में बताने का प्रयोजन किया है। आगे की पंक्ति में देखें, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। देखो, अब कवि ने हमें कितना श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ देने का प्रयत्न किया है कि कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में हम जी रहे हैं। आज हम देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि अधिकांश जो हमारा कार्य है, तो वो जो कार्य है कि वो सैटेलाइट या मोबाइल या कंप्यूटर के वजह से इतनी स्पीड में हो रहा है। यानी कहा जाए कि समय का सदुपयोग हमें उससे प्राप्त होता है। तो अगर हमारा काम भी बहुत फटाफट से यानी स्पीड में होता है, कार्य संपन्न होने का सबसे श्रेष्ठ जरिया हमारे यह आधुनिक कंप्यूटर या सैटेलाइट की वजह से हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर भी कवि ने उदाहरण दिया है कि इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर, क्या कहा है, दुनिया की हजारों सड़कों पर
दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। इतने आधुनिक युग में हम आ गए हैं कि हम देख सकते हैं कि जहाँ पे बाइक्स, कार, इतने सारे जो वाहन हैं, जो सुविधाएं हमें प्राप्त हुई है, जो बहुत स्पीड में चलने वाले साधन हैं, मगर फिर भी दुनिया की जो सड़कों है, वो सड़कों पे हमें साइकिल दिखाई देती है। क्यों? तो उसका एक रीज़न है, वो पुरानी है, उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, पुरानी है ना। मगर कवि का यह प्रयोजन है कि वो भी बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो एक सिंपल उदाहरण देना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि साइकिल में कभी पेट्रोल का खर्चा होता है? नहीं। डीजल का खर्चा होता है? नहीं। हमारी अगर कार्य शक्ति उसके अंदर जा रही है कि हम खुद उसको चला रहे हैं, तो सोचो उससे भी हमारा फायदा है, हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, वाहन पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं। हम देखना चाहते हैं, अभी देख सकते हैं कि पहले कार सबके पास नहीं थी, अब हम देख सकते हैं कि रोड पे अगर आप निकलोगे तो सबसे ज़्यादा कार, बाइक्स, बड़े बड़े वाहन इतने सारे कि कहीं कहीं कभी कभी बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि वाहन पार्किंग की जो समस्या है वो बहुत जटिल हो गई है। तो साइकिल है, इजीली पार्क हो जाती है, आप चलाने में भी आसानी है, कोई एक्सीडेंट का भय भी नहीं होता है। तो साइकिल इस तरह से भी वो पुरानी होने के बावजूद भी वो लोगों के बहुत ही काम आती है। ओके, जिससे शरीर भी मेंटेन रहता है, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होता है। तो कभी यह बताने का प्रयोजन कि आज हम ऐसे युग के अंदर जी रहे हैं कि जहां हमारा बहुत ही विकास हुआ है, हम विकासशील देश के अंदर जी रहे हैं, और ऐसे विकासशील देश के अंदर जब हम जी रहे हैं तो भी हमारी जो पुरानी साइकिल है वो खाली इंडिया में नहीं मगर पूरे देश की बात नहीं की है, पूरे दुनिया की बात, क्योंकि यहाँ शब्द दिया है कवि ने, दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है। यानी कि पूरी दुनिया में ये जो पुरानी साइकिलें हैं वो अभी भी दौड़ रही है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारी पुरानी चीज़ है वो हमें कितने भी आधुनिक युग में हम चले जाए फिर भी यह काम आती है। इससे कवि का प्रयोजन ये है कहने का कि जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो साथ ही साथ जितनी हमारी पुरानी चीज़ें हैं उससे भी हमें इतना ही महत्व देना चाहिए। इसीलिए कवि ने हमें यह उदाहरण साइकिल का दिया है। ये तो एक साइकिल है, मैंने अपने जीवन में ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जिससे हम पीछे छोड़ते आ रहे हैं, तो वो सभी चीज़ों को कवि यहाँ यह बताने का प्रयोजन कर रहे हैं कि उसे हमें साथ में लेके चलना है। जितना आधुनिक है तो हमें वो हमारी पुरानी चीज़ों को भी साथ लेके चलना चाहिए। वह जैसे वो धर्म हो, हमारी परंपरा हो, हमारी संस्कृति हो, सबको भी लेके चलो, क्यों कभी ना कभी वह भी काम आने वाली है। ऐसा हमें कवि ने इस पंक्ति में कहा है। उसके साथ दूसरा क्या कहा है देखते हैं। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं। आदमी के सारे बहस मुबाहिशों के बावजूद इतना तो तय है कि बनस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। यहाँ हम शब्दार्थ देखेंगे कि दो शब्दार्थ ऐसे दिए हैं हमें कि बहस मुहाहिसे, तो उसका मतलब है तर्क, वितर्क या खंडन मंडन भी हो सकता है। फिर दूसरा एक शब्द दिया है बनिस्बत, यानी कि अपेक्षा के बदले। अब यहाँ देखो क्या कहा है कि सच एक प्राचीन चीज है, चीज यानी वस्तु है। कवि ने हमें प्राचीन सच को एक प्राचीन चीज कहा है। तो ध्यान से देखो इसको कि सच जो है कि बहुत पुराने सदियों से चला आता हुआ एक चीज शब्द यहाँ यूज किया है, यानी कि वस्तु है ऐसा कहा जा सकता है। और हालांकि झूठ भी, कवि ने जितना प्राचीन सच को बताने का प्रयोजन किया है उतना ही प्राचीन झूठ भी है। क्यों कि प्राचीन समय से जहाँ से सच बोला जा रहा है वहीं से झूठ का भी जन्म हुआ है, ऐसा कवि का बताने का प्रयोजन है। कि आज भी देखा जाए तो मनुष्य कहीं ना कहीं कभी ना कभी जैसे
जो समय में उसे जैसे लगता है कि यहाँ मुझे सच बोलना चाहिए तो वो सच का प्रयोजन करता है, मुझे झूठ बोलना चाहिए तो वो झूठ का प्रयोजन करता है। तो कवि ने हमें बताया है कि पहले से ही, प्राचीन समय से ही सच हमारे काम आया है, मगर कहीं ना कहीं झूठ भी वहीं से पनपता हुआ है। और जहाँ से झूठ और सच का आविष्कारण हुआ है तो मनुष्य को आज भी वह काम आ रहा है। सत्यवादी मनुष्य जो है वो सच को साथ लेके चलते हैं, जिसे झूठ का काम पड़ता है। अगर झूठ बोलने वाले लोगों की बात की जाए तो यहाँ उनके साथ ये झूठ शब्द बहुत ही इजीली मैच होता है। हम एक उदाहरण देखना चाहते हैं, जैसे कि गांधी जी हमेशा, ऐसा कहा जाता है, उनके सत्य के प्रयोग में भी लिखा हुआ है कि गांधी जी हमेशा सत्य के साथ चले हैं। सत्य के साथ उनका शस्त्र था, वो कोई शस्त्र के साथ नहीं चले। उन्होंने अंग्रेजों को कोई शस्त्र के द्वारा हराया नहीं और भारत के बाहर भगाया नहीं है, मगर सच का जो शस्त्र उनके पास था वो शस्त्र के साथ ही उन्होंने अंग्रेजों से जीत हासिल की है। तो पूरा विश्व शस्त्र से डरता है। कौन से शस्त्र से? तो वो है सच, सत्य का शस्त्र। तो यहाँ भी कवि ने हमें यह बताने का प्रयोजन किया है कि जिसे सच चालू हुआ है वहाँ से झूठ भी, तो मनुष्य को जहाँ जैसे जिसको लगता है ऐसे वह उसका उपयोग करता है। फिर क्या कहा है? सारे बहस मुबाहिशों के बावजूद इतना तो तय है कि बनिस्बत हिंसा के लिए एक सादा सरल जीवन। तो यहाँ कवि ने हमें कहा है कि एक बात कही है कि हम देख सकते हैं कि आज समय समय पर, कि यहाँ कहा ना कि वक्त पर दोनों के ही काम आते हैं आदमी के सारे बहस मुबाहिशों के। तो मैंने आपको बोला कि तर्क वितर्क या खंडन मंडन करने का जो बात है, यहाँ कहा है कि बहुत आदमी मुसीबत में हो, झंझट में हो, तो उस सब के बाद भी हम देखा जाए कि आज जो भाग दौड़ वाली जिंदगी हम जो जी रहे हैं उससे क्या हासिल हो रहा है। तो कवि का कहने का मतलब ये है कि फिर भी कवि को ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो हमारा जो सादा सरल जीवन है वो बहुत ही अच्छा है, कि आज समय समय पर भी वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन रहा है, उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि आधुनिक युग में हिंसा प्रधान, जो मैंने कहा है कि आधुनिक युग में हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए तो उससे अच्छा तो सादा सरल जीवन जो हमारा है वो ज़्यादा लोगों के काम आता है। यानी कि आज के दौर में हम देखा जाए तो हिंसा बहुत ही प्रबल है। ऐसे तो मनुष्य को हिंसा ही नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का जो स्वभाव है, प्रेम करो, नफरत ना करो, मदद करो, दूसरों की हेल्प करो, वो उसका स्वभाव है, वह उसे करना चाहिए। मगर आज हम देखना चाहते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, खुद का देख रहा है, दूसरे का कभी वो देखता नहीं। अगर शायद किसी का अच्छा हो रहा है तो शायद वह उसमें भी टांग अड़ता है। कहने का मीनिंग है कि ऐसे वातावरण में हमारा जो सादा सरल जीवन था वो बहुत ही उपयोगी है। और इसके साथ कभी हमें यह सिखाने का प्रयोजन किया है कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, सदा हमें प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको समान भाव से देखना चाहिए। यह उदाहरण हमें कवि ने इस पंक्ति में दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो आधुनिक युग में जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे पूरे जीवन का वे हम बदल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम मॉडर्न तब कहलाएंगे कि जब हम अपने कपड़ों से आधुनिक होंगे, हम अपने व्यवहार से आधुनिक होंगे, हम अपनी खाने पीने की चीज़ों में बदलाव लाएंगे तो हम मॉडर्न कहे जाएंगे। मगर ये गलत है। अगर आप इतने भी फॉरवर्ड बन गए मगर सोचो आपका दिल अच्छा नहीं है, आपके दिल में किसी के लिए अच्छाई नहीं देख सकते, किसी के लिए दया नहीं है, तो कितना भी आप मॉडर्न हो, आपके विचार में कभी बदलाव नहीं आएगा। तो आप मॉडर्न तो नहीं, मगर ऊपर से देखने से, अगर ऊपर से हम
अच्छाई दिखाने का प्रयत्न करते हैं, मगर वो अच्छाई कोई काम नहीं आती। अच्छाई लानी है तो पहले दिल से लाइए, दिमाग से लाइए। इसमें परिवर्तन होगा तो हम मॉडर्न हैं, अगर इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो हम मॉडर्न नहीं है। हमारे पहला मनुष्य का जो स्वभाव है यानी गुण है वो यह है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, सभी के साथ प्रेम से बर्ताव करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। ये हमारा पहला ध्येय होना चाहिए। तो मानवी आधुनिक कहा जाता है। तो मानवी ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक में जीते हुए भी हमारे जो संस्कार है पुराने, उसे हमने संभाले रखा है। तो कवि का यह प्रयोजन इस काव्य पंक्ति में दिखाया गया है। आगे की पंक्ति में क्या कहा है? हथियारों का शोर इसलिए ज्यादा कि ये ज्यादा संगठित है। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है, पुरानी समझदारियां स्मृतियों में बची रहती है। थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। अब यहाँ हम शब्दार्थ देखेंगे तो विनम्रता यानी नम्रता, फिर कायरता यानी भीरुता या डर भी कहा जाता है, यानी बुजदिलीपन हम कह सकते हैं। फिर टिस यानी रह रह कर उठने वाली जो पीड़ा है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवि ने कहा, क्या कहा है कि हथियारों का शोर इसलिए ज्यादा है कि ये ज्यादा संगठित है। यानी कि जो हमारा क्रूरता और विनम्रता में से विनम्रता श्रेष्ठ है, यानी कि हिंसा। ओके, तो हिंसा से ज्यादा विनम्रता श्रेष्ठ है, ऐसा भी कहा जाता है। यह बात व्यक्ति को स्वीकार, कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी को भी ये पूछोगे कि क्रूरता अच्छा है कि ये विनम्रता अच्छा है, शांति अच्छी है या हिंसा अच्छी है, तो कोई भी व्यक्ति स्वीकार कौन सा करेगा? शांति अच्छी है। फिर भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आदमी का जो स्वभाव है वो क्रूरता की तरफ जा रहा है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। वो कितने समय के लिए होता है? बहुत ही थोड़े समय के लिए, फिर भी उसे करते हैं। तो कवि का यह कहने का प्रयोजन है कि हिंसा जो होता है तो हिंसा का शोर कैसा होता है? अधिक होता है। ऐसा इसलिए है कि हथियारें अधिक संगठित होती हैं, यानी कि युद्ध करो या मारामारी करो या झगड़ा करो तो हम क्या देखते हैं? वहाँ आवाज़, हथियार, संगठित लोग, वो ज़्यादा आवाज़, तो उससे क्या होता है? शोर ज़्यादा होता है, लोग डरते भी हैं, मारते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं, तो ये हिंसा है। उसके अलावा कवि ने हमें यह बताने का प्रयोजन किया है कि विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान ही नहीं होता है, आवाज़ ही नहीं होती, शांति ही होती है। अगर विनम्र मानवी हो, यानी कि नम्रता वाला जो कोई आदमी हो, तो वह अपनी बात को जो बताने का प्रयत्न करता है, तो विनम्रता से उसकी जो कोई भी बात हो, अगर विनम्र से आदमी कहेगा तो उसके बात को सामने वाला समझने का प्रयत्न एक बार तो जरूर करेगा। यह कहने का कवि का प्रयोजन है। यह बात बताने के लिए कवि ने हमें जो उदाहरण दिया है, दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, तो हमें दूब यानी कि एक प्रकार की जो घास होती है वह, तो जब पेड़ होते हैं उसके जो पत्ते हैं, हवा आने से क्या होता है? उसके पत्ते हिलते हैं और शोर भी मचाते हैं और कई पत्ते गिर भी जाते हैं। उसके उदाहरण अपोजिट जो दूब होती है, जो घास होती है, वो घास क्या करती है कि जो घास है वो घास को अगर हवा आती है तो हवा के वजह से वो घास हिलती है मगर आवाज़ नहीं करती है, यानी वो विनम्र है। और पेड़ जो है वो आवाज़ करते हैं, हिंसा रूपी। जैसे मैंने बताया ना कि युद्ध करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं मिलता है। जो दूब है वो कभी आवाज़ नहीं करती, विनम्रता का भाव ये दूब के उदाहरण के माध्यम से हमें कवि ने देने का प्रयत्न किया है। यानी वृक्ष है जो वो अकड़ के रहता है और जो दूब है वो अकड़ती नहीं है, वो हिलती है पवन के साथ, और हिलने की वजह से क्या होता है कि आवाज़ नहीं आती। और पेड़ अकड़ के रहता है तो उसके पत्ते हिलते हैं, गिर भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, आवाज़ भी आती है। यह उदाहरण हमें कवि ने बताया है। फिर क्या बताया है? विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, इस कायरता नहीं कहा जा सकता।
नई जमाने की तरह तरह के मूर्खताओं के बावजूद, कि हम देख सकते हैं कि यहाँ कहा है कि नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। आदमी कितनी सारी मूर्खताएं दिन ब दिन करते जा रहे हैं, यह बताने का प्रयोजन कवि का है। उसके साथ साथ मतलब कि तरह तरह के झगड़े, लड़ाई, युद्ध, विग्रह, ये मूर्खता है। कवि का प्रयोजन यह है कहने का कि ये सब जो लड़ाई, झगड़े, युद्ध, वो सब है, वो क्या है? आदमी की मूर्खता है। उससे हमें कभी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसके अलावा कवि का यह प्रयोजन है कहने का कि फिर भी हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, धर्म संस्कृति की जो बात है, उसमें जो कहा है कि जैसे प्रेम हो, मानवीय संस्कार हो और नीति न्याय जो है हमारा, विवेक बुद्धि का उपयोग करके हमें ये युद्ध, ये झगड़े, ये लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। ये हमारी पुरानी समझदारियाँ है। क्या है? वो पुरानी है। तो ये पुरानी जो समझदारियाँ है, जिससे हमें ज्ञान लेके, बुद्धि का उपयोग करके हम ये लड़ाई, झगड़े, युद्ध को समाप्त कर सकते हैं खाली बातचीत के द्वारा। तो यह कवि का बताने का प्रयोजन है कि ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं। थोड़ा माइंड लगा के हमारी जो संस्कार है, मानवीय संस्कार है, उसको ऐड करो तो उसके साथ हम ये हिंसा के जो वातावरण में हम जी रहे हैं, ये क्रूरता के वातावरण में जो हम जी रहे हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। कब? जब है हमारी पुरानी जो चीज़ जो है उसे हम साथ लेके चले, तब हम यह काम कर सकते हैं। तो पूरी कविता में कवि ने हमें क्या कहने का प्रयोजन किया है कि आज मानवी जो है कि हिंसा के वातावरण में जी रहा है, नई नई आधुनिक आविष्कारों के साथ जी रहा है। नई युग में वह हर आगे कदम बढ़ाते हुए विकास जब कर रहा है, तब हमें हमारी जो पुरानी चीज़ें, वो हमारी संस्कृति हो, हमारा धर्म हो, हमारे कोई भी चीज़ या वस्तुएं हो, उस सभी को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हमें काम आती है, उसे हमें काम में लेना चाहिए और साथ ही हमारे जीवन में उसका कितना महत्व है वह भी बताने का प्रयोजन इस काव्य में कवि ने हमें किया हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे लग रहा है ये पूरी जो काव्य चली है उसमें आपको समझ आई होगी। और अगर आपको कोई काव्य सीखनी है, कोई व्याकरण का टॉपिक सीखना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर भेज सकते हो और मेरी चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक सभी को बेस्ट लक।